व्यूअर्स आज हमें जो है ज्वाइन किया है दिव्य कुमार ने। दिव्य कुमार जी बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। ये शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं सब खैरियत है? क्या बना उस केस का जो हिंदू टेंपल के बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है? आपने कहा था कि आज कुछ डिसीजन आएगा, तो आज की क्या अपडेट है? नहीं, आज वर्किंग वगैरह की गई है और 2-3 दिन में डिसीजन हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन में एक बड़ा डिसीजन आएगा। इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन ये कि कोई बड़ा पॉजिटिव डिसीजन 2-3 दिन में आएगा, उम्मीद ऐसी है। अब देखते हैं 2-3 दिन बाद क्या आता है। होप फॉर दी बेस्ट। देखते हैं कि 2 दिन तक अब कौन सी खबर सामने आती है, और उम्मीद तो है कि कोई बड़ी खबर सामने आएगी, तो इस पर हम कंटिन्यू अपडेट हमें देती जाइएगा। और आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से, और दूसरी खबर हम ये डिस्कस करेंगे टेस्ला के हवाले से। टेस्ला भी एक जो है काफ़ी देर से ख्वाहिशमंद थी कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा ले, और उनकी जैसे आपने देखा कि रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट रहा यूएस में, उसमें एलॉन मस्क ने भी बड़ी ही जो है तारीफें की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, और बड़ी अच्छी उनकी एक कन्वर्सेशन थी जिसमें काफ़ी तारीफ की गई और कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ। और अब ये खबर सामने आ रही है कि टेस्ला भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। इसकी डिटेल पर भी आज हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि $600 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, और 4th रैंक पर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आ रहे हैं। कि पूरी दुनिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया 4th रैंक पर आता है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो $1 ट्रिलियन भी बन जाएगा, और अगर बन जाएगा तो इसके पीछे क्या वजूहात होंगी और किन स्टेप्स को वो फॉलो करेंगे, तो आने वाले टाइम $1 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो उसे क्रॉस कर देंगे। तो दिविक जी, सबसे पहले हम डिस्कस आपसे यही करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से, हमारे व्यूअर्स को उसका आगाह कीजिएगा, और ये डेवलपमेंट है इंडिया के लिए बहुत बड़ी, और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सेकंड टाइम हुआ है कि $600 बिलियन क्रॉस किया है। जो लास्ट अब तक का जो हाईएस्ट इंडिया का रहा वो $635 बिलियन है। अभी जो उसकी स्टैंडिंग आके रुकी है 609 पॉइंट समथिंग बिलियन पे जाके रुकी है उसकी स्टैंडिंग। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व कंट्री के 3 बहुत बड़ी वजहें होती हैं जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं। पहली चीज तो आपकी कंट्री की करेंसी की क्या इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएशन है। सेकंड जो होता है आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं कि आपने कितना एक्सपोर्ट्स किया, तो बाहर से आपको कितनी इनकम आई है या रेमिटेंसेस आए हैं। आपकी लोकल कंपनी जो इंटरनेशनली काम करती है तो वो कितना रेवेन्यू वापस लेके आई है इंडिया में, ये होता है। और तीसरा होता है एफडीआई आपके मुल्क में कितनी आई है इंडिया के अंदर। तो ये 3 सबसे बड़ी वजहें होती हैं। उसके बाद छोटी छोटी और भी वजह होती हैं जिससे फॉरेक्स रिजर्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडिया पिछले लास्ट 15 महीनों में 500 पे चला गया था रशिया से नीचे, लेकिन अब रशिया को ओवरटेक कर लिया। रशिया का 594 है, इंडिया का 610 है। और साथ ही साथ इसमें एक और खबर भी थी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि इंडिया का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। तो मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि डॉलर से ज्यादा गोल्ड, क्योंकि जब गोल्ड आपका बढ़ता है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, और जब आपको करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे चलाना है, इंटरनेशनल करेंसी अपनी बनानी है, तो आपको गोल्ड चाहिए होता है। वो गोल्ड बैक होगी, वो डॉलर बैक नहीं हो सकती। तो इंडिया के गोल्ड रिजर्व भी करीब $2.25 बिलियन से बढ़े हैं लास्ट मंथ। और करंटली इंडिया का गोल्ड रिजर्व भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया 9th नंबर पे, 9वें नंबर पे। और इंडिया के पास करंटली 795 मैट्रिक टन का गोल्ड है। और आज से 3 या 4 महीने पहले इंडिया की गिफ्ट सिटी में बुलियन एक्सचेंज खुला था, उसकी ओपनिंग हुई थी। तो बेसिकली आफ्टर ओपनिंग ऑफ बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इज one of those partners and one of those members in the world which fluctuates and which controls gold prices. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ये भी एक पावर होती है कि आप कमोडिटी इंडेक्सेस में वर्ल्ड लेवल पे आप कमोडिटीज की प्राइसेस ऊपर नीचे कितना कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमने डायमंड की बात की थी, तो इस तरह गोल्ड का भी इंडिया के पास ये पावर गोल्ड की भी है। तो
फॉरेक्स रिजर्व, अब इंडिया की ये इतने फॉरेक्स रिजर्व हैं कि इंडिया 12 महीने विदाउट एक्सपोर्ट करे, सिर्फ इम्पोर्ट के ऊपर अगर उसको जीना है, एक्सपोर्ट बंद है, तो 12 महीने रह सकता है। और अगर उसको कंपेयर ही करना है तो फिर पाकिस्तान की जीडीपी से डबल है। पाकिस्तान की जीडीपी अभी $298 बिलियन है, इसका डबल आपके इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो भी कैश में। सही हो गया। तो एक ये भी बात सुनने में आ रही है कि अगर इंडिया की जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचती है, तो ये कब तक की पॉसिबिलिटी आप लग रही है और क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व $1 ट्रिलियन पहुंचेंगे फ्यूचर में, ये आप कहना चाहते? जी। इंडिया के 1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व पहुंचेंगे, अभी क्या 23 चल रहा है, 6 से 7 साल, मिनिमम 6 इयर्स, मैक्सिमम 6 to 8 इयर्स आपके लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया को क्वांटम जंप चाहिए। अभी क्या है, इंडिया बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन इंडिया जब 26-27 में इंडिया के जो ये मसले और ये खत्म हो जाएंगे ना, इंडिया के जो छोटे छोटे मसले हैं, पानी की लाइनें पहुंचानी है, बिजली के बनाने, रोड बनाने, फला करना है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने गवर्नमेंट की तरफ से, जो फ्री घर ये दे रहे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे मसले जब इंडिया के 26 में 27 में खत्म हो जाएंगे, आप इंडिया तब तक 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका होगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा 26-27 तक। उसके बाद आप इंडिया की इकोनॉमी में क्वांटम जंप्स देखेंगे कि आज इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी, $900 बिलियन इस साल बढ़ी, अगले साल कितनी बड़ी, $1 ट्रिलियन बढ़ गई। इतने बड़े बड़े जंप आएंगे, अभी छोटे छोटे जंप। और इसमें कहीं ना कहीं वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट आपने पढ़ा होगा कि आज अगर $3 ट्रिलियन की इंडिया की इकोनॉमी है, तो 3 ट्रिलियन पे अगर फॉर एग्जाम्पल 10% पे चलते हैं, तो एक साल में इंडिया की कितनी बड़ी, 300 बिलियन। तो अब अगले साल क्या है इंडिया का, 3.3 ट्रिलियन। अब 3.3 ट्रिलियन का आपका 10% क्या होगा, तो ऐसा 300 बिलियन तो नहीं होगा ना, आपका ग्रोथ रेट सेम है, तो वो आपका अमाउंट बढ़ जाता है ना, 330 बिलियन। तो आप अगले साल आपकी 330, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छी चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है। तो इंडिया के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का जो क्वांटम जंप आएगा वो 26-27 के बाद आएगा। तो सर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान का तो वैसे हिंदुस्तान के साथ कहीं कहीं नहीं बनता, तो पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व क्यों गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन? और बना तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ ही थे, अलग अलग हुए, और हिंदुस्तान जो है क्या कहेंगे कि पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया आज के डेट में? देखिए, पहली बात तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व अभी तो बढ़ रहे हैं, बढ़ के अब अलग बात है कि बड़े हमारे जो हैं वो लोन के पैसों की वजह से बढ़े, हमने कुछ कमाया। जिस हिसाब से तरक्की करनी चाहिए थी अब तक, जिस हिसाब से देखें, हिंदुस्तान भी तो है ना, वो ग्रो कर रहा है, उसके फॉरेक्स रिजर्व ग्रो कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग अभी भी हिंदुस्तान जो है वो उसकी जो ग्रोथ है वो उस तरह नहीं है जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप फिर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान उस तरह क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा? इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं? देखिए, इसके पीछे हजारों चीजें हैं, लेकिन 2 वाकयात पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बुरे जो हुए थे। एक जो जिसने इकोनॉमी को डीरेल कर दिया, जो पाकिस्तान एशियन टाइगर था और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया था, उससे 0 पे जो लेके आया वाकया, वो वाकया था 65 की जंग करना। हमने जो 65 की वॉर शुरू की, क्योंकि आप 65 की वॉर से पहले तो हम एशियन टाइगर ही थे, उस वॉर के बाद ही हमारा ये टाइटल चला गया, और उसी वॉर के बाद ही हमारी इकोनॉमी के हालात सारे खराब हुए। तो दूसरा जो वाकया था जिसने हमारी सोसाइटी को एंटी साइंस कर दिया, एजुकेशन हमारी खराब की, सोसाइटी की मोरल वैल्यूज को डैमेज किया, सोसाइटी के दिमाग को आपने करप्ट किया, नफरत फैलाई, वो थी ज़ियाउल हक का टाइम, जो एजुकेशन सिस्टम आपका चेंज किया गया उस टाइम में, उन 11 सालों में। तो वाकया तो देखें ऐसे बहुत हैं, ऐसे और भी डिसीजंस हैं जो बाकी पॉलिटिशियंस ने, बाकी लीडर्स ने लिए, पर इन 2 चीजों को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि उनके वो जो डिसीजंस है ना, उनका फाउंडेशन बेस जो है ना, ये 2 डिसीजन है, उनका फाउंडेशन इन्होंने सेट किया था। अगर ये डिसीजन ना लिए गए होते तो शायद वो आगे वाले डिसीजन की कभी होते ही नहीं। तो इन 2 चीजों को मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी प्लस आपकी क्रेडिबिलिटी या आपकी जो कहते हैं ना पाकिस्तान की यूथ में टैलेंट है, जो कि मुझे तो आज तक नजर नहीं आया,
चलो पाकिस्तान की यूथ में टैलेंट है, पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पा रही पॉलिटिशियंस की वजह से, यहाँ की हुकूमत की वजह से। बाहर जाके कौन से झंडे गाड़ लिए इसी यूथ ने जाके। तो टैलेंट तो टैलेंट होता है ना, ये कैसा टैलेंट है कि बाहर जाके नहीं है लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट है, तो मुझे तो नजर नहीं आता, सीधी सी बात है ये, मतलब हवाई बातें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब रोड शोज करती थी ना तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो ये बड़ा कहती थी कि पाकिस्तानी अवाम के पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो लिटरली तो मैं कहती थी यार कहाँ पे चली गई फिर वो टैलेंट, वो दिख क्यों नहीं रहा। मतलब मुख्तलिफ फील्ड में हमें दिखना चाहिए ना कि अगर हम बहुत टैलेंटेड हैं तो हमें तो इस टाइम हमारी जो इकोनॉमी है हमारी यंग यूथ की टैलेंट की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ना, तो वो तो नजर आ रहा है हमें। तो सर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है फिर वो हम हमेशा कहते हैं कि सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, थिंक टैंकर्स यही कहते हैं सीखना चाहिए। क्या हमें जो पॉलिसीज हिंदुस्तान की हैं उससे सीखना चाहिए, जिस पॉलिसीज को वो उस पर चलकर वो आज 600 बिलियन डॉलर्स का जो मार्क है उसे अचीव कर पाए हैं। देखिए इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज हैं 47 से लेके। वैसे मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ ये गांधी परिवार नेहरू का, पर उन्होंने भी जो अच्छे काम किए थे हमें उनसे भी सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट था, या जैसे 71 की वॉर थी, बुद्धा स्माइल प्रोजेक्ट था इंडिया का,